नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा जूनियर अकाउंटेंट TRA वैकेंसी 2023 के मॉडल पेपर के बारे में, प्रैक्टिस सीट के बारे में बात करने वाले हैं। सब्जेक्ट से संबंधित बात करेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। पेपर सेकंड से हम क्वेश्चन करने वाले हैं। 60 क्वेश्चन हम कर चुके हैं इस पेपर के। पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं कि यहाँ से 60 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो इसके आगे आज हम सेशन में नए क्वेश्चन लेकर आए हैं। 60 से ऊपर के क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमारे सामने है 61वां क्वेश्चन है, और 61 नंबर का क्वेश्चन आज हम इस सेशन में करने वाले हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। 61वां क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऑडिट टीम द्वारा कंपनी के सभी यात्री खर्चों के सत्यापन एवं आय व्यय निम्नलिखित दावों को संबोधित करता है। मूल्यांकन, पूर्णता, मापन और उपरोक्त सभी। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्णता। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमारे सामने है 62वां नंबर का क्वेश्चन है, और 62वां नंबर का क्वेश्चन हमसे कहता है, कंपनी अधिनियम की अधिनियम 2013 के एक प्रोस्पेक्टस में गलत बयानों के लिए लेखा परीक्षकों के संबंधी सहित प्रोस्पेक्टस जारी करने को अधिकृत करने वाले प्रमोटरों एवं निवेशकों, निर्देशकों और अन्य की सिविल देयता निर्धारित करती है। मतलब ऐसा कौन सी धारा में लिखा है कि एक गलत प्रोस्पेक्टस जारी कर दिया जाए तो उससे संबंधित जो भी अधिकारी हैं, अधिकृत अधिकारी हैं, जैसे कि प्रोमोटर हो गया, निर्देशक हो गया, डायरेक्टर हो गया है, कोई सिविल देयता हो गया है, तो वो कौन सी धारा के अंतर्गत कंपनी एक्ट 2013 में कौन सी धारा में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन है 35 धारा, धारा 37, धारा 36, धारा 34। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपको ये क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1, धारा 35 में लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमारे सामने है 63 क्वेश्चन है, और 63 क्वेश्चन में क्या है, अंतरिम लेखा परीक्षा का अर्थ है। अंतरिम लेखा परीक्षा का अर्थ है, ऑप्शन 1 है 12 महीनों की ऑडिट करना, 12 महीनों से अधिक के लिए, 12 महीने से कम समय के लिए, 2 वर्ष के लिए। तो अंतरिम ऑडिट का मतलब क्या है? अंतरिम ऑडिट का मतलब है 12 महीने से कम। ठीक है, 12 महीने से कम यानी कि बीच में ही अगर आपने ऑडिट की है तो वो है अंतरिम ऑडिट, यानी कि 12 महीने से कम अवधि के लिए होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, अगला क्वेश्चन है 64वां क्वेश्चन है, और इसमें लिखा है 64 नंबर के क्वेश्चन में, निर्देशक मंडल किसी कंपनी का एक प्रथम लेखा परीक्षक नियुक्त करेगा। ऑप्शन 1 है कंपनी की पूंजी सदस्य के पूरा होने के 1 महीने में, सेकंड ऑप्शन है कंपनी के प्रमोशन के 1 महीने के अंदर, थर्ड ऑप्शन है कंपनी के कारोबार की शुरुआत के 1 महीने के भीतर, ऑप्शन 4 है कंपनी के निर्गमन के 1 महीने के भीतर। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है, कंपनी के निगम के 1 महीने के भीतर। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमारे सामने है 65 के नंबर का क्वेश्चन। प्रमाणन का कार्य किया जाता है, वरिष्ठ ऑप्शन है वरिष्ठ लिपिकों के द्वारा, अनिष्ट लिपिकों के द्वारा, दोनों के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वरिष्ठ लिपिकों के द्वारा। ठीक है, वरिष्ठ
लिपिकों के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। 66 वाला क्वेश्चन है, कंपनी की अंकेक्षक की रीढ़ की हड्डी होती है। तो अंकेक्षक की रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 66 नंबर का क्वेश्चन है, जो कंपनी के रीढ़ की हड्डी है, मतलब कंपनी अगर अंकेक्षक की रीढ़ की हड्डी किसे कहते हैं? तो अंकेक्षक की रीढ़ की हड्डी कहते हैं वाउचर को, प्रमाणन को। ठीक है, वाउचर के प्रमाणन को क्या कहा जाता है? रीढ़ की हड्डी। अगर प्रमाणन नहीं किया गया है तो फिर काम ही नहीं चलेगा। ठीक है, इसलिए इनको रीढ़ की हड्डी कहा जाता है अंकेक्षक की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है 67 नंबर का क्वेश्चन, प्रमाणकों की जांच करना ... के कार्य क्षेत्र में अंतर्गत आता है। नैतिक की जांच, प्रमाणन जांच, अंकेक्षण, इनमें से कोई नहीं। तो 67 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्रमाणन। 67 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? प्रमाणन। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट है 68, एक अंकेक्षक को होना चाहिए, तर्कशील होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, नैतिक होना चाहिए, उपरोक्त सभी होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, उसे ईमानदार भी होना चाहिए, उसे तर्कशील भी होना चाहिए, उसे नैतिक कार्य करने वाला भी होना चाहिए। उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमारे सामने है 69 नंबर का क्वेश्चन है, बोनस अंशों का निर्गमन किया जाता है विशेष छूट पर, बिना प्रतिफल के, प्रीमियम पर, इनमें से कोई नहीं। तो जो बोनस अंश होते हैं उनको निर्गमन किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 किसी बिना प्रतिफल के उनको जारी किया जाता है, बिना प्रतिफल के जारी किया जाएगा। नेक्स्ट है 70 नंबर का क्वेश्चन, अंकेक्षण कार्यक्रम तैयार किया जाता है। अंकेक्षण कार्यक्रम तैयार किया जाता है अंशधारियों के द्वारा, अंकेक्षक के द्वारा, प्रबंधकों के द्वारा, साझेदार के द्वारा। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अंकेक्षक के द्वारा, अंकेक्षक के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 71 नंबर का क्वेश्चन है, परीक्षण जांच का प्रयोग किया जाता है समय की बचत के लिए, अशुद्धियों का पता लगाने के लिए। थर्ड ऑप्शन है छल कपट को पकड़ने के लिए। ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, समय की बचत के लिए परीक्षण जांच का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है, समय की बचत के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं 72 नंबर का क्वेश्चन है। 70 नंबर 2 का क्वेश्चन है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मान के चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में लगभग सभी एग्जाम में पूछा गया है। RS लेवल तक के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और जूनियर अकाउंटेंट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि CAG की नियुक्ति कौन करता है, CAG की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, तो CAG की नियुक्ति कौन करेगा भाई? राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है CAG की नियुक्ति। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमारे सामने है 73 नंबर का क्वेश्चन, हास उत्पन्न होता है केवल संपत्तियों के प्रयोग से, अप्रचलन से, संपत्ति की समाप्ति से, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। हास उत्पन्न होता है उसके प्रयोग करने से, उसके प्रचलन करने से, प्रचलन हो जाने से, और संपत्ति के मूल्य में कमी होने से। ठीक है, संपत्ति के मूल्य में कमी होने से। तो ये सभी कारण क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो करेक्ट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, ख्याति का मूल्यांकन सदैव करना चाहिए। तो ख्याति का मूल्यांकन सदैव हमें क्या करना चाहिए? पुस्तक मूल्य पर करना चाहिए, क्रय मूल्य पर करना चाहिए, विक्रय मूल्य पर करना चाहिए, या बाजार मूल्य पर करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, हमेशा जो ख्याति का मूल्यांकन होता है वो हमेशा बुक वैल्यू पर होता है, बुक वैल्यू पर किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट है। 75 नंबर का क्वेश्चन है, AK बनाम PK मुखर्जी केस किस वर्ष किया गया था? तो AK बनाम PK मुखर्जी केस जो आया था वो कब का है?
ठीक है, तो आपको बताना है 1944, 1950, 1956, 1960, 1930। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1956, 1956। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 76 नंबर का क्वेश्चन है, उदारीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। उदारीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन 1 है, इनमें निजी निवेशकों के लिए अधिक स्वायत्तता के साथ साथ सरकारी नियंत्रण में भी कमी विनिमय शामिल हैं। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है, यह संगठनों के भीतर निष्पादित कुछ गतिविधियों को तीसरे पक्ष को अनुमोदित करने के लिए संदर्भित है। ऑप्शन थर्ड है 1 और 2 दोनों। ऑप्शन 4 है 1 और 2 दोनों गलत। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बन जाएगा 76 नंबर के इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थर्ड। ठीक है, दोनों सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोनों थर्ड, ऑप्शन नंबर दोनों ही सही हैं उदारीकरण के बारे में। ठीक है, उदारीकरण का बेसिक मीन्स क्या होता है कि सरकार द्वारा अपनी जो प्रचलित दरें हैं उनको कम कर देना, यानी कि छूट दे देना थोड़ी सी, जिससे क्या है निवेशक अधिक से अधिक स्वायत्तता के साथ में कार्य करें और सरकारी नियंत्रणों को कम कर देना है, जिससे कि वो उनको प्रोत्साहन मिले। ठीक है, ताकि देश के जो नेशनल इनकम है उसमें भी बढ़ोतरी होती है। ठीक है, तो उदारीकरण ये क्या है, गवर्नमेंट के जो सरकारी नियंत्रण हैं उनको कम करना और निजी निवेशकों को अधिक बढ़ावा देना उदारीकरण का मेन ऑब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 77 क्वेश्चन है, देश के पंचवर्षीय योजनाओं का अंतिम प्रारूप अनुमोदित करता है। ठीक है, तो देश में पंचवर्षीय योजनाएं चल रही थी का अंतिम प्रारूप कौन अनुमोदित करता है। कौन अनुमोदित करता है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा योजना आयोग। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है योजना आयोग। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है 78। अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2022-23 में स्थिर कीमतों 2011-12 राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय हैं। ठीक है, तो राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय यहाँ पर क्वेश्चन में पूछी गई है। तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है। ऑप्शन है 81 से 81,231, 86,134, 97,227 और 93,973। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 86,134। 86,134 ऑप्शन नंबर यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 79 नंबर का क्वेश्चन। भारत में मुद्रास्फीति मापने का सबसे लोकप्रिय माप है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, कीमतों में सामान्य वृद्धि करके, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में मुद्रास्फीति मापने का सबसे लोकप्रिय माप क्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर थोक मूल्य सूचकांक बिल्कुल राइट हो जाता है। थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा ही भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है। थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा ही मुद्रास्फीति को मापा जाता है। 80 नंबर का क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसका स्थान लेने के लिए किया गया है। ठीक है, तो जो नीति आयोग हैं वर्तमान में नीति आयोग वो किसकी जगह आया है। ठीक है, मानवाधिकार आयोग के, वित्त आयोग या विधि आयोग या योजना आयोग। ठीक है, तो योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना की गई है श्रीमान नरेंद्र मोदी के द्वारा 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमारे सामने है 81 नंबर का क्वेश्चन। 81 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है हमसे कि भारत सरकार के नूतन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के आंकलन के अनुसार राजस्थान में सौर ऊर्जा की संभावना है 25 GW, 67 GW गीगावाट, GW का मतलब गीगावाट, 127 GW
142 GW। ठीक है, तो बताइए कितनी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 142 गीगावाट। ठीक है, तो ये है राजस्थान में संभावित सौर ऊर्जा के स्रोत। नेक्स्ट हम बात करते हैं 82 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है। सार्वजनिक क्षेत्र में ऑप्शन नंबर 1 है, सार्वजनिक क्षेत्र उपभोक्ता के कल्याण और देश के समग्र विकास के लिए कार्य करता है। ऑप्शन सेकंड है, सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार के वस्तु एवं सेवाओं के समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए व्यापार एवं उद्योग पर सामाजिक नियंत्रण लागू करने में मदद करता है। ऑप्शन 3 है 1 और 2 दोनों सही हैं। ऑप्शन 4 है 1 और 2 दोनों गलत है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर दोनों सही हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2022-23 में स्थिर मूल्य 2011-12 की कीमतों, स्थिर मूल्य जो अपन रिकॉर्ड करते हैं उसका बेस ईयर क्या होता है 2011-12। ठीक है, इसलिए 2011-12 लिख रहा है। और 22-23 के जो स्थिर कीमतों में जो कीमत पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद क्या है, कि शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना है राजस्थान का। ठीक है, ये पूछा गया है। तो बताइए, ऑप्शन 1 है 6.10 लाख करोड़। ठीक है, और सेकंड ऑप्शन है 7.33 लाख करोड़, और थर्ड ऑप्शन है 6.60 लाख करोड़, फोर्थ ऑप्शन है 6.95 लाख करोड़। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 69.5 लाख करोड़। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है 84 नंबर का क्वेश्चन। 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम किसके द्वारा अभी निश्चित किया गया था। ठीक है, सर्वप्रथम किसने आंका गया था। ठीक है, तो ये 1800 कब की बात है 1868 को। ठीक है, तो उस टाइम कौन थे भाई, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के द्वारा 20 रुपये प्रति आय बताई गई थी, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी जो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्लानिंग, एक बुक लिखी थी इकोनॉमिक एंड प्लानिंग, ऐसे कुछ नाम था इसका, जिस बुक का नाम है आगे क्वेश्चन आने वाला है। तो देखिए, दादा भाई नौरोजी ने 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय सुनिश्चित की थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 85 नंबर का क्वेश्चन है, नीचे दिए गए अभिकरणों के पर विचार कीजिए। अभिकरण है एक, FTP 2015-2020 के तहत, 20 है भैया ना, के तहत चल रही योजना यानी कि एडवांस ऑथोराइजेशन EPCG आदि का अप्रभावित को ध्यान में रखते हुए उन्हें FTP 2023 के तहत समाप्त कर दिया गया है। सेकंड कारण है इसका, निर्यात उत्पादन के लिए शुल्क छूट योजनाओं को अब निगम आधारित IT प्रणाली वातावरण में क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से लागू किया जाएगा, जिसे मैनुअल इंटरफेस की। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखिए 2 ऑप्शन दे रखे हैं नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अभिकरण और कारण दोनों सत्य हैं। ठीक है, या और कारण B अभिकरण A का सटीक स्पष्टीकरण है। सेकंड ऑप्शन है अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण B अभिकरण का एक सटीक आंसर नहीं है। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन है अभिकथन A सत्य हैं लेकिन कारण B असत्य हैं। फोर्थ ऑप्शन है अभिकथन A असत्य हैं लेकिन इसका कारण सत्य है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 85 नंबर के क्वेश्चन का, ये हो जाएगा इसका 4th नंबर का ऑप्शन, अभिकथन एक असत्य हैं लेकिन कारण
सत्य है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ये आंसर था। नेक्स्ट हम बात करें, अगला क्वेश्चन है 86 नंबर का क्वेश्चन। संविधान के अनुच्छेद 266 1 में परिभाषित निधि हैं। तो 266 में परिभाषित हैं स्थानीय निधि का, आकस्मिकता की निधि का, राज्य की संचित निधि का, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 86 नंबर में ये आंसर हो जाएगा राज्य की संचित निधि का। राज्य की संचित निधि का उल्लेख किस में है? संविधान की अनुच्छेद 266 1 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है 11वीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास पर सर्वाधिक राशि आवंटित की जाती है। ऑप्शन सेकंड है 11वीं पंचवर्षीय योजना में अधिक तीव्र, अधिक व्यापक और समावेशी विकास का लक्ष्य रखा गया है। थर्ड ऑप्शन है 11वीं योजना के 31 मार्च 2013 को समाप्त हो गई थी और 11वीं योजना गरीबी हटाओ के लक्ष्य पर रखी गई हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बन जाएगा 86 नंबर का क्वेश्चन, जैसा कि 87 नंबर के क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, जैसा कि ऑप्शन सामने ही लिखा हुआ है। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना जो थी उसका लक्ष्य क्या था? अधिक तीव्रता। ठीक है, अधिक तीव्र, अधिक व्यापक और समावेशी विकास इसका मेन ऑब्जेक्ट था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है 88 नंबर। उदारीकरण के कारण भारतीय कृषि पर निम्न में से कौन सा नकारात्मक प्रभाव पड़ा है? उदारीकरण के कारण हमारे जो भारतीय कृषि हैं उस पर कौन सा प्रभाव पड़ा है? ठीक है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है। ऑप्शन 1 है कृषि उत्पादक सूचकांक में वृद्धि, कुल निर्यात में कृषि क्षेत्र में प्रतिशत भाग में कमी और कृषि उत्पादकों का फायदा बाजार में। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन है उर्वरकों को उपयोग में वृद्धि। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन, कुल निर्यात में कृषि क्षेत्र में प्रतिशत भाग में कमी आना। ठीक है, तो ये इसका नेगेटिव इफेक्ट है, बाकी सब पॉजिटिव इफेक्ट है। 89 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय आय बाजार कीमतों पर, राष्ट्रीय आय बाजार कीमतों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से निम्न में से किस राशि से भिन्न है? राष्ट्रीय ऋण ब्याज, शेष विश्व से चालू अंतरण, इनमें से कोई बेहतर अंतर नहीं, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं 90 नंबर का क्वेश्चन है। संतुलित बजट को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से अधिनियमों में से कौन सा भारत सरकार द्वारा पारित किया जाएगा? राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, ग्राम रेडमैन हॉगिंग अधिनियम, राजकोषीय संशोधन अधिनियम, राजकोषीय कार्यकुशलता अधिनियम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है भारत में रिजर्व बैंक ने बहु नीतिगत उद्देश्यों के लिए मुद्रास्फीति की माप हेतु निम्न में से कौन सा कीमत सूचकांक अपनाया गया है? तोल थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक कामगारों के लिए, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कृषि मजदूरों के लिए, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संयुक्त। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उपरोक्त सभी, है ना, संयुक्त रूप से। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन क्या 92 नंबर का क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पहले भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्या है? जनसंख्या विस्फोटक का परिणाम है। जनसंख्या विस्फोटक का परिणाम है देश में संसाधनों पर दबाव, गरीबी का कुचक्र, देश के विकास पर प्रभावित और लोगों के जीवन स्तर में गिरावट। पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बन जाएगा आपके 92 नंबर का क्वेश्चन है और इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी की जनसंख्या विस्फोटक का जो परिणाम है, जनसंख्या जो देश के संसाधन में उस पर भी दबाव पड़ेगा और गरीबी का कुचक्र भी बढ़ेगा। ठीक है, और देश में
विकास भी प्रभावित होगा और लोगों के जीवन स्तर में भी गिरावट आएगी। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 93 नंबर का क्वेश्चन है, और 93 नंबर के क्वेश्चन में लिखा हुआ है वर्ष 2022-23 में पर्यटक क्षेत्र में जियो हेरिटेज पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। रामगढ़ क्रेटर 12, रोड टू नागौर, सुइया धाम चौहटन बाड़मेर और जोगेश्वर धाम नावा नागौर। ठीक है, तो बताइए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 रामगढ़ क्रेटर 12। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा, जो क्या है जियो हेरिटेज पर्यटन स्थल में शामिल किया गया है और उसके रूप में विकसित किया गया है ताकि पर्यटक को बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है 94 नंबर का क्वेश्चन, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन 1 है इस योजना में हरित हाइड्रोजन, वैकल्पिक ऊर्जा, चिकित्सा उपकरण आदि जैसे नवीन क्षेत्रों में अतिरिक्त प्रोत्साहन देना। सेकंड ऑप्शन है इस योजना के तहत राज्य में तीव्र स्थायी संतुलन औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 की ओर से व्यापक बनाया जाए। थर्ड ऑप्शन है यह योजना 7 अक्टूबर 2022 को लागू की गई है। अब यहाँ पर 3 पॉइंट हैं और इनमें से बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो ये राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के संदर्भ में 3 पॉइंट हमने देखे। अब इनमें से कौन सा सही है, ठीक है, तो इसमें से सभी के सभी पॉइंट क्या हैं, जो राजस्थान योजना प्रोत्साहन योजना है, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, उसमें सभी के सभी सही हैं। ठीक है, इस योजना में क्या हो जाता है, हरित हाइड्रोजन, वैकल्पिक ऊर्जा और चिकित्सा उपकरणों जैसे कि नवीन इसको प्रोत्साहन दिया जाता है। ठीक है, इस योजना के तहत तीव्र स्थायी और संतुलन औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया जाता है और राजस्थान में निवेश प्रोत्साहन 2019 की ओर व्यापकता को बढ़ावा दिया गया है। ये 7 अक्टूबर 2022 को लागू किया गया है। ठीक है, 7 अक्टूबर 2022 को लागू है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 95 नंबर का क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री लोक कल्याण प्रोत्साहन योजना के संदर्भ में सत्य कथन। ठीक है, मुख्यमंत्री लोक कल्याण प्रोत्साहन योजना के संदर्भ में सत्य कथन आपको ढूंढना है। ठीक है, और पॉइंट है, कथन है पहला, इस योजना के तहत लोक कलाकारों को प्रति परिवार प्रति वर्ष 100 दिन का राजकीय उत्सव, सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार और शिक्षण संस्थानों में प्रदर्शन के अवसर मिलेंगे। ठीक है, सेकंड कथन है, इस योजना के तहत लोक कलाकारों को 5000 रुपये की राशि के तहत उनकी कला से संबंधित यंत्र उपकरण क्रय करने हेतु एक बारीय सहायता दी जाएगी। थर्ड ऑप्शन है दोनों कथन सत्य हैं और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 95 नंबर के क्वेश्चन का, दोनों कथन सत्य हैं। ठीक है, तो मुख्यमंत्री लोक कल्याण योजना क्या है, मुख्यमंत्री लोक कल्याण योजना हमसे कहती है प्रोत्साहन लोक कल्याण, मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना कहती है कि इस योजना के तहत आपको किया जाएगा प्रति परिवार 100 दिन का कार्य उत्सव, योजना में प्रचार प्रसार करने का अवसर और शिक्षण संस्थानों में अपने प्रदर्शन करने का अवसर दिया जाएगा। ठीक है, और इसमें 5000 रुपये तक की राशि आपको दी जाएगी ताकि उपकरणों को क्रय करने में एक सहायता मिल सके आपको। ठीक है, तो इस दोनों ही कथन सत्य हैं। 96 नंबर का क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वो थी 2007 से 12। ठीक है, 2007 से 2012 तक। नेक्स्ट हम बात करते हैं 97 नंबर का क्वेश्चन है, वर्ष 2022-23 को निम्न में से कौन सा वर्ष घोषित किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय तिलहन वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न वर्ष। तो ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये है अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष
इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2022-23 को घोषित किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है 98, सरकार की कुल प्राप्तियों में से क्या सम्मिलित है? सरकार की कुल प्राप्तियों में क्या सम्मिलित हैं? राजस्व प्राप्तियां प्लस पूंजीगत प्राप्तियां, राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय, राजस्व प्राप्तियां प्लस केंद्रीय व्यय कर, राजस्व व्यय संचित विधि। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है 99 नंबर का क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंग अनुपात कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंग अनुपात कितना है? ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट हो जाता है 928 से। राजस्थान का लिंग अनुपात कितना है? 928 से। नेक्स्ट है खेतड़ी झुंझुनू का खेतड़ी सिंगाना किस क्षेत्र किस धातु के उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो वहाँ पर क्या निकलता है भाई? वहाँ पर तांबा निकलता है। क्या निकलता है? तांबा निकलता है। तो तांबे की ताम्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है खेतड़ी झुंझुनू को। ठीक है, तो तांबा उत्पादन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है 101 नंबर, परिभाषाओं का उल्लेख नियम में है। अब यहाँ से GRA, ठीक है, राजस्थान के लेखा नियमों के बारे में क्वेश्चन आने लगे हैं। ठीक है, तो परिभाषा का उल्लेख किस सेक्शन में है, किस धारा में लिखा है? ठीक है, परिभाषा लिखी है नियम 7 में। ठीक है, नियम 7 में लिखा हुआ है परिभाषा के संबंध में। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। मान लो कोई कार्मिक जिसके पास आयु से संबंधित में कोई भी प्रमाणक दस्तावेज नहीं है, तो उसकी सेवा पुस्तिका जन्म तारीख किस प्रकार अंकित की जाएगी? ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अगर मान लीजिए कि कोई कार्मिक है जिसके आयु के संबंध में कोई भी दस्तावेज नहीं है। ठीक है, तो आयु के संबंध में कोई भी दस्तावेज नहीं है तो उसे किस तरह से ट्रीट किया जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन में है। अब आपके सामने 4 पॉइंट हैं और 4 ऑप्शन हैं। कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है, ये आपको डिसाइड करना है। ठीक है, देखिए कार्मिकों के पहला को पॉइंट है, कार्मिकों से संभावित जन्म वर्ष पूछकर जनवरी की 1 तारीख अंकित करना। ठीक है, तो क्या जनवरी बताया था? जनवरी नहीं था, जुलाई था। ठीक है, जनवरी नहीं था, क्या था? जुलाई था। ठीक है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाता है पहला पॉइंट। सेकंड है कार्मिकों के जन्म को पूछकर जुलाई माह की प्रथम तारीख और 16 तारीख मानकर सेवा पुस्तकों में अंकित किया जाएगा, ये सही है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है कार्मिकों से संभावित वर्ष पूछकर ज्वाइनिंग तारीख और वर्ष से संभावित तारीख को घटाकर अंकित किया जाएगा, ये भी सही है। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन है कार्मिकों की ज्वाइनिंग तारीख को जन्म दिनांक मानकर उनकी संभावित वर्ष को घटा दिया जाएगा, ये भी सही है। ठीक है, तो 3 पॉइंट सही हैं, 1 गलत है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन देखिए कौन सा गलत है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट हो जाता है। ठीक है, 1 गलत है, बाकी सभी के सही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है 103 नंबर का क्वेश्चन। शिक्षार्थी या प्रशिक्षु से तात्पर्य है ऐसा व्यक्ति जो एकेडमिक परीक्षाओं की तैयारी करता है, ऐसा व्यक्ति जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करता है, ऐसा व्यक्ति जो राजकीय सेवाओं के कैरियर के रूप में नियोजित होता है, ऐसा व्यक्ति जो प्रशिक्षित हो। ठीक है, प्रशिक्षणरत हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऐसा व्यक्ति जो राजकीय सेवाओं के कैरियर के रूप में नियोजित किया गया हो। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो राजकीय सेवाओं के कैरियर के रूप में नियोजित किया गया हो। ठीक है, उसे कहते हैं प्रशिक्षार्थी। ठीक है, या प्रशिक्षु। 104 नंबर का क्वेश्चन है सेवा नियमों के नाम परिवर्तन की जो प्रक्रिया है उसको सही क्रम में लिखिए। सही क्रम में लिखना है सेवा नियमों के नाम परिवर्तन की प्रक्रिया। सरकारी अभिलेखों में नाम परिवर्तन करना, स्थानीय समाचार पत्रों एवं राजपत्र में
नाम परिवर्तन करने की सूचना प्रकाशित करना, निर्धारित बॉन्ड पेपर में साक्ष्यों के अनुसार हस्ताक्षर कराकर कार्यालय के अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत करना या प्रमाणित करना। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक बॉन्ड पेपर लेना होगा और इस बॉन्ड पेपर पर आपको क्या करना होगा, जो साथी गण है उसके हस्ताक्षर कराएंगे और कार्यालय के समक्ष अध्यक्ष के समक्ष प्रमाणित करेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट ये करना है। उसके बाद जो स्थानीय समाचार पत्र हैं उनमें राज्य के पत्र में अपना नाम परिवर्तन कराने की सूचना प्रकाशित करेंगे। उसके बाद सरकारी अभिलेखों में नाम परिवर्तन कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले नीचे से क्रम से चलेंगे, अपर थर्ड पॉइंट से फिर सेकंड फिर फर्स्ट पॉइंट। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट है वो राइट है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 105 नंबर का क्वेश्चन है, महिला कार्मिकों के मामले में नाम परिवर्तन की प्रक्रिया। सरनेम में परिवर्तन नियुक्ति प्राधिकारी को औपचारिक सूचना करके की जा सकती है। महिलाओं के नाम में परिवर्तन सभी कार्मिकों के समान है। महिला कार्मिकों के पिता का सरनेम ही नाम चलता है, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, सरनेम में परिवर्तन नियुक्ति प्राधिकारी की औपचारिक सूचना करके की जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 106 नंबर का क्वेश्चन है, नवीन नियुक्ति पर स्वास्थ्य प्रमाणक पत्र प्रस्तुत करना किन कार्मिकों के लिए अनिवार्य है। किस कार्मिकों के लिए अनिवार्य है। ठीक है, किन कार्मिकों के लिए यहाँ पर अनिवार्य है। पूर्णकालिक कार्मिकों के लिए। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पूर्णकालिक कार्मिकों के लिए। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अवकाश अधिकार नहीं है। अवकाश अधिकार नहीं है, ये किस नियम में उल्लिखित है। अवकाश क्या है, अधिकार नहीं है आपका। ठीक है, तो ये किस नियम में उल्लिखित है। नियम 59 में लिखा है। नियम 59 में क्या लिखा है, अवकाश आपका अधिकार नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 108 अवकाश 108 नंबर का क्वेश्चन है, अवकाश कार्मिकों का अधिकार नहीं है क्योंकि नहीं है भाई, इसका रीजन आपको बताना है। ठीक है, रीजन आपको बताना है। पहला पॉइंट है यहाँ पर, स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी स्वविवेक एवं जन सेवा हित में अवकाश के लिए मना कर सकता है। ठीक है, मना कर सकता है। बी पॉइंट है, स्वीकृत अवकाश में भी प्राधिकारी किसी भी समय पर रद्द या खंडित कर सकता है। थर्ड पॉइंट है, प्राधिकारी राज्य हित में यदि सेवानिवृत्त पूर्व अवकाश बनाया गया है तो उसकी प्रकृति बदल सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पहला और दूसरा दोनों पॉइंट सही हैं, बाकी तीसरा जो प्राधिकारी राजपत्र यदि सेवानिवृत्त या पूर्व अवकाश बनाया गया है तो उसकी प्रकृति बदल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। 109 नंबर का क्वेश्चन है, अवकाश स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी के अधिकार नहीं है। प्राधिकारी के अधिकार नहीं है, अवकाश देने से मना कर सकता है। पारिवारिक कारणों के बावजूद भी वह जनहित अवकाश रद्द कर सकता है। थर्ड पॉइंट है, वह अवकाश की प्रकृति बदल सकता है। फोर्थ पॉइंट है, वह स्वीकृत अवकाश के बीच में ही खंडित कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर है अवकाश की प्रकृति बदल सकती। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, नियम 91 के अंतर्गत उपार्जित अवकाशों के बारे में सही कथन है। राज्य कार्मिकों के एक कैलेंडर वर्ष 30 दिन का उपार्जित अवकाश देय होगा। RASC के जवान और रिजर्व बटालियन के प्रतिनियुक्ति कार्मिकों के लिए 45 दिन का उपार्जित अवकाश देय होगा। एक राज्य कार्मिक अपने अवकाश लेखा में अधिनियम अधिकतम
300 दिन का उपार्जित अवकाश जमा करा सकता है। प्रत्येक राज्य कार्मिकों की पुस्तकों में जनवरी तथा जुलाई माह में दो बार 15-15 दिन का उपार्जित अवकाश जमा कराता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1, 3 और 4। यहाँ की 45 दिन का जो अवकाश है जवान उनके लिए ये पॉइंट गलत है। ठीक है, बाकी सही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कोई भी कार्मिक किसी कैलेंडर वर्ष की एक 6 माही में असाधारण अवकाश पर रहता है तो उसके उपार्जित अवकाश खाते में प्रत्येक 10 दिन के असाधारण अवकाश पर कितने दिन का उपार्जित अवकाश और अधिकतम अवकाश घटा दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1 दिन 15 दिन। 1 दिन 15 दिन। 12वां पॉइंट है, उपार्जित अवकाश ड्यूटी संपादित करने के पर उपार्जित होते हैं, इसलिए किसी भी राज्य कार्मिकों द्वारा एक माह में कितने अवकाश अर्जन किए जाते हैं, कितने माह में अर्जित किए जाते हैं। तो 2-2.5 दिन। ठीक है, 2.5 दिन यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 113 नंबर, यदि वैदेशिक सेवा में स्थानांतरित कार्मिकों को अपनी मूल केडर से सक्षम प्राधिकारी द्वारा पदोन्नत करना है तो प्राधिकारी को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वैदेशिक सेवा में दिए जाने वाले कार्यों की प्रकृति, मूल केडर में उनमें अधीनस्थ कार्मिकों की देय पदोन्नति, वैदेशिक सेवा में शेष बची अवधि। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। 1 और 2 सही हैं, तीसरा गलत है। विदेश सेवा में अधिकतम कितने वर्ष तक प्रतिनियुक्ति किया जा सकता है। विदेशिक सेवा में भेजा जाए अगर आपको तो अधिकतम कितने वर्ष तक भेजा जा सकता है, 5 साल तक। ठीक है, 5 साल तक। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 115, सेवा नियम 144A विदेशिक प्रतिनियुक्ति की शर्तों के संदर्भ में सही कथन है। ठीक है, पहला ऑप्शन है, प्रतिनियुक्ति अस्थायी आधार पर स्थानांतरित नियुक्ति होती हैं। प्रतिनियुक्ति भत्ता कार्मिकों को अपने पैट्रिक में मूल वेतन का 1.5% देय होता है। और थर्ड पॉइंट है, कार्मिकों को वेतन एवं भत्ते के कार्मिकों द्वारा चुने गए विकल्पों में के अनुसार ही देय होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों। 1 और 2 दोनों। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, यदि कोई राज्य कार्मिक किसी कॉरपोरेशन में नियुक्त कर दिया जाता है, उसके वेतन, पेंशन और भविष्य निधि, बकाया वसूली आदि के लाभ किस कानून के अंतर्गत होंगे। ठीक है, तो राजस्थान सेवा नियम, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम, वेतन भत्ता एवं पेंशन नियम, पृथक नियमों के अनुरूप। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथक नियमों के अनुरूप। पृथक नियमों के अनुरूप यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 117, जिन राज्य कार्मिकों का भुगतान सरकार द्वारा नियंत्रित स्थायी निधि में किया गया है तो वे राज्य सेवा नियम के कौन से प्रावधान में शामिल है। कौन से प्रावधान में शामिल है, तो वो हैं RSR नियम 1 से 12 तक। RSR नियम 1 से 12 तक। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रावी सामान्य विधि लेखा नियम के अनुसार स्वायत्त शासित एवं स्थानीय निकायों के व्यक्तिगत जमा खाते PW अकाउंट के आदेश राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी किए जाते हैं। कृपया बताइए कि ऐसे व्यक्तिगत खाते सरकार द्वारा गठित निम्न में से किस विधि के अंतर्गत खोले जाते हैं, अर्थात उसी में जमा एवं खर्च किए जाते हैं। तो राज्य की संचित निधि से, राज्य की लोक लेखा निधि से, राज्य की आकस्मिक निधि से, स्थानीय निधि से। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 स्थानीय निधि से। स्थानीय निधि से ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर इस राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं
इनमें से किन कार्मिकों की सेवा पुस्तिका बनाई गई हैं आवश्यक है। ठीक है, कांस्टेबल, हेडमास्टर, क्लर्क, चपरासी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लर्क। ठीक है, क्लर्क, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 120वां नंबर का क्वेश्चन है, सेवा पुस्तिका के संबंध में सही प्रावधान है। सेवा पुस्तिका प्राय कार्यालय द्वारा रखी जाती है। कार्यालय के स्थानांतरण एवं सेवा पुस्तकों से संबंधित कार्याध्यक्ष को भेजा जाता है। कार्मिक के सेवानिवृत्त एवं पदत्याग पर कर देने पर उसे सौंप दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। दोनों सही हैं, 1 और 2 दोनों राइट है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर मिलान करना है और मिलान। ठीक है, तो सबसे पहले नियम 160 की बात करते हैं। जो नियम 160 हैं वो किससे संबंधित हैं। ठीक है, नियम 160 संबंधित हैं सेवा अभिलेख संधारण से। ठीक है, 161 को जो हैं वो हैं सेवा पुस्तिका के प्रत्येक घटना के लेखन से। 162 हैं, 162 में है विदेशी सेवा पर जाने पर पुस्तिका का हस्तांतरण। ठीक है, विदेशी पुस्तिका का हस्तांतरण। और 163 है सेवा के 25 वर्ष होने पर पुनः सत्यापन। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट बात करते हैं, कितने वर्ष से कम सेवा कर चुके कार्मिकों की ज्वाइनिंग टाइम को दे हैं लेकिन उस समय का वेतन दे नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 3 वर्ष। 123वां नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से किस परिस्थिति में कार्मिकों को ज्वाइनिंग टाइम दे हैं। ठीक है, ज्वाइनिंग टाइम दे हैं। नागरीय, पहला पॉइंट है नगरीय सीमा में एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में पदस्थापन होने पर। सेकंड पॉइंट है ऐसे मामलों में जहां पदस्थापन का स्थान बदला गया है लेकिन अवकाश यथावत रहा हो। थर्ड पॉइंट है ऐसे मामले जहां पर पदस्थापन स्थान और आवास दोनों में परिवर्तन हुआ हो। फोर्थ पॉइंट है एक ही स्थान पर किसी कार्मिक के स्थानांतरण में जहां आवास अपरिवर्तित ही लेकिन इसका दूसरा कार्यालय 2 किलोमीटर से अधिक रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो है पहला सी पॉइंट और डी पॉइंट दोनों राइट हैं, बाकी दोनों गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर देशी मामले जहाँ पर पदस्थापन का स्थान और अवकाश दोनों में परिवर्तन हुआ हो। और यहाँ पर लिखा है एक स्थान पर किसी कार्मिक के स्थानांतरण में जहाँ आवास अपरिवर्तित हा लेकिन दूसरा कार्यालय 2 किलोमीटर से अधिक हो। ठीक है, ज्वाइनिंग टाइम रूल्स में कितने दिन के कार्य ग्रहण काल दिए जाने का प्रावधान किया गया है। तो ज्वाइनिंग टाइम के कार्यकाल कितने दिन का टाइम दिया जाता है। ठीक है, तो 124 नंबर का क्वेश्चन है 10 दिन का टाइम दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ई फोकल ज्वाइनिंग क्या है। ई फोकल ज्वाइनिंग क्या है। ई फोकल ज्वाइनिंग क्या है, ये क्या होती है, बैंक शाखा में ट्रेजरी के प्रतिदिन भुगतान की रिपोर्ट पेश करती हैं। ई फोकल ज्वाइनिंग, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाता है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनमें से कौन सा व्यवस्था भारतीय संविधान में निहित नहीं है। तो भारतीय संविधान में कौन सा निहित नहीं है, राज्य संचित निधि है, भारतीय संविधान में लिखा है। ठीक है, और राज्य आकस्मिक निधि के बारे में लिखा है, राज्य लोक लेखा निधि के बारे में लिखा है, स्थानीय निधि के बारे में नहीं लिखा है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आहरण वितरण अधिकारी DDO होता है। DDO होता है। ठीक है, अब DDO क्या होता है, DDO होता है कार्यालय के प्रमुख, कार्यालय का प्रमुख होता है जो
अधीनस्थ राजपत्र अधिकारी को वेतन भत्तों का आहरण करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। कार्यालय का प्रमुख होता है उनके अधीन राजपत्रित अधिकारी जो वेतन भत्तों का आहरण करता है। ठीक है, तो वो होता है डीडीओ। डीडीओ क्या होता है? कार्यालय का प्रमुख। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमारे सामने है सामान्य विधि लेखा नियम के वित्तीय औचित्यता का मापन मानक बनाया गया है। ठीक है, तो मानक बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन में जो 3 पॉइंट दे रखे हैं, वित्तीय औचित्यता उच्च स्तर पर मार्गदर्शित करना, प्रत्येक सरकारी कार्मिकों को प्रत्येक पक्ष में वित्तीय व्यवस्था एवं पूर्ण विनियता लागू करना, संबंधित कार्यालय अध्यक्ष में आहरण वितरण अधिकारी को संबंधित नियमों एवं विनियमों का पालन करना। तो यहाँ पर सभी पॉइंट राइट है और यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाता है इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 129 नंबर का क्वेश्चन है। नियम 11 में खर्च नियंत्रण के बारे में प्रावधान है और इस संबंध में नियंत्रण अधिकारी से क्या कर्तव्य है? सरकारी खर्च को प्राधिकृत विनियोग की सीमा तक ही रखा जाए, खर्च करने वाले इकाई को विधि आवंटित लोकहित में किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर अब पॉइंट दे रखे हैं आपके सामने, कौन सा पॉइंट राइट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला दोनों पॉइंट यहाँ पर राइट है, तीसरा पॉइंट भी था लेकिन वो राइट नहीं था तो हमने शामिल नहीं किया, तो यहाँ पर दोनों पॉइंट राइट है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट राइट है। ठीक है, 130वां नंबर का क्वेश्चन है, खर्च में रजिस्टर्ड किस प्रपत्र पर संधारित किया जाता है? ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा GA19। GA19 में ये लिखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सामान्य लेखा नियम के जुर्माने में संबंध में क्या प्रावधान है? जुर्माने का क्या प्रावधान है? ठीक है, जुर्माना वसूल करने और प्राप्तियों के रिफंड जांच का दायित्व विभाग अधिकारी का होता है। प्रत्येक न्यायालय के कैलेंडर माह में अंतिम कार्य दिवस को जिला न्यायालय को एक निर्धारित प्रपत्र के वितरण में भेजा जाना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दोनों राइट, दोनों राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं 132, यदि कोई बकाया या अन्य राज्य से वसूल की जाती है तो ऐसे बकाया भुगतानों की वसूली की निगरानी कौन करता है? ऐसे बकाया की निगरानी कौन करता है? तो महालेखा अधिकारी करता है। कौन करता है? महालेखा अधिकारी करता है। नेक्स्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। 133 नंबर का क्वेश्चन है, माफी वितरण प्रत्येक वर्ष विभागाध्यक्ष को किस माह में भिजवाना होता है? किस माह में भिजवाना होता है? ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर राइट हो जाता है, जून माह में भिजवाना होता है। ठीक है, जून माह में भिजवाना होता है। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑप्शन आपके सामने है, 134वां नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो बताइए नियम जो 74 है 74 है उसमें लिखा क्या है? नियम 74 में क्या लिखा है? नियम 74 में लिखा है दावों की प्रस्तुतिकरण, दावों की प्रस्तुति। सेकंड, और 75 में लिखा है बिल की प्रक्रिया। 77 में लिखा है नमूने पर हस्ताक्षर, और 83 में लिखा है बिल का पंजीयन। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की 135वां नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं अब। सरकारी भुगतान नगद रूप से किन किन मदों में किया जा सकता है? तो सरकारी जो भुगतान है वो किन किन मदों से किया जा सकता है? ठीक है, तो यहाँ पर है आकस्मिक खर्चे नहीं। ठीक है, आकस्मिक खर्चे सरकारी अनुदान में नहीं आएगा। रिकेट सर्विस फंड भी आ जाएगा, और ये इंटरेस्ट पे भी आएगा, निर्माण कार्य नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है ट्रेजरी बिल पास होने की प्रक्रिया को क्रम से अंकित कीजिए। ठीक है, अब ट्रेजरी बिल है उसको पास होने की प्रक्रिया को करना है अपन को। सबसे पहले बिल को क्या किया जाएगा? ऑथोरिकेट किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो बिल का होगा, सबसे पहले बिल को क्या किया जाएगा?
पढ़ लेते हैं 1 मिनट क्वेश्चन को। ट्रेजरी से संबंधित बिल टोकन जारी करना, डीडीओ द्वारा बिल सिस्टम पर प्रस्तुत करना, ट्रेजरी पर बिल के ऑडिटर से जांच करवाना और बिल पेमेंट के लिए ऑथोरेटिक करना। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, डीडीओ में प्रस्तुत करेंगे, डीडीओ में प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद ट्रेजरी टोकन जारी किया जाएगा और उसके बाद क्या किया जाएगा, बिल को ऑडिट की जांच करवाई जाएगी और पेमेंट अथॉरिटी को भेजा जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट है। सबसे पहले नंबर पे यह आएगा, सेकंड नंबर पे टोकन लेंगे, थर्ड नंबर पे जांच कराएंगे और फिर फोर्थ नंबर पे पॉइंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 137वां नंबर का आयकर और बिक्री कर संबंधित कटौतों का प्रावधान है। तो किस प्रावधान में लिखा है, 105 में लिखा है, 105 में लिखा है। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 138 है, प्रीदाय यानी कि रिफंड बिल के यह प्रमाणक पत्र कौन अंकित करेगा कि वास्तव में जो राशि ट्रेजरी के पास जमा करवाई गई है इसे पहले आहरित नहीं किया गया है। ठीक है, तो कार्यालय अध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, आहरण एवं वितरण अधिकारी, प्रशासनिक अधिकवि। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्यालय अध्यक्ष, कार्यालय अध्यक्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे 139 राजस्व वापसी के आदेश स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी द्वारा कब पुनर्वेद किया जाएगा। यह आदेश जारी करने की दिनांक से 3 माह में भुगतान न हो, यह आदेश जारी करने के दिनांक से 21 दिन का भुगतान न हो, यदि आदेश जारी करने के नियम दिनांक 1 वर्ष में भुगतान न हो, यदि आदेश जारी करने के दिनांक से 6 माह का भुगतान न हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आदेश जारी करने के 3 माह में भुगतान न हो। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है कि राजस्व वापसी आदेश स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी द्वारा कब पुनर्वेदित किया जाएगा। ठीक है, तो ये है ऑप्शन नंबर 1 राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं 140वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कथन में कौन सा असत्य है, कौन सा सत्य कथन है। ठीक है, मूल रसीद खो जाने पर डुप्लीकेट रसीद जारी की जा सकती है। ठीक है, वित्तीय वर्ष में एक बार की रसीद नगद शेष का सत्यापन करना चाहिए, डुप्लीकेट चाबियां बैंक लॉकर में रखी जाती हैं, गैर सरकारी राशियों को सरकारी राशि के साथ में नहीं मिलाया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा, गैर सरकारी राशियों को सरकारी राशि के साथ नहीं मिलाया जाएगा। ठीक है, ये कथन सत्य है। एक 141वां नंबर का क्वेश्चन है, सरकार की ओर से राशि प्राप्त करने वाला कर्मचारी शिक्षा विभाग के अलावा भुगतानकर्ता को प्रारूप रसीद जारी करेगा। ठीक है, तो जो सरकार की ओर से कोई भी जो राशि प्राप्त कर रहा है वो शिक्षा कर्मचारी के अलावा, शिक्षा विभाग के अलावा भुगतानकर्ता को प्रस्तुत करेगा, वो कौन सा प्रारूप होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 GA 55 ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट हम बात करते हैं 142, मिलान कीजिए, सामान्य विभाग में रसीद बुक, सामान्य विभाग शिक्षा विभाग में रसीद बुक, सरकारी राशि के लेन देन की नगद पुस्तिका लेखक केस पुस्तिका और गैर सरकारी राशि के लिए लेन देन को रोकड़ पुस्तिका। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो आंसर बनेगा मिलान करना है ठीक है, क्वेश्चन अधूरा है तो क्वेश्चन को अपन छोड़ देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अधूरा है तो क्वेश्चन को स्लिप कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है 143वां नंबर का, चेक या बिल
कब चेक या बिल कब वाउचर बन जाता है, चेक या बिल कब वाउचर बन जाता है, ठीक है। अगर कोई भी चेक है या बिल है तो कब वाउचर बन जाएगा, ठीक है। तो वो बन जाएगा विधि रसीद द्वारा, है ना, विधिवत रसीद लेने या उस पर भुगतान करने ने या निरस्त मुहर लगाने पर, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 144, राज्य सरकार की ओर से वित्तीय शक्तियों को किसी प्राधिकारी को प्रत्यायोजित नहीं की जाती हैं, तो इनमें से विधि है, ठीक है, कौन सी विधि के द्वारा, 144 पे है वित्त विभाग द्वारा, वित्त विभाग द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 45वां नंबर, हानियों के अपलेखन की समस्त स्वीकृतियाँ प्रत्येक मामले में जांच के लिए भेजी जाती हैं, प्रत्येक मामले में जांच के लिए भेजी जाती हैं महालेखा अधिकारी के पास, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है 146वां नंबर का, सरकारी के 146वां नंबर का क्वेश्चन हम करने वाले हैं। और यहाँ पर देखिए 146वां नंबर, सरकार के विरुद्ध दावे का एक विवरण निम्न में से सकल या मदवार दावे के स्वरूप और राशि का ब्यौरा होता है और यह साधारणतः रसीद शामिल होती हैं को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ठीक है। तो ये कहा जाता है बिल कहा जाता है, ठीक है। 147वां क्वेश्चन है, पदाधिकारी के निलंबन का प्रावधान किस नियम में लिखा है, पदाधिकारी के निलंबन का प्रावधान लिखा है नियम 17 में, नियम 17 में लिखा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 148, जब किसी किराया योग्य भवन का रखरखाव लोक निर्माण विभाग के अलावा अन्य किसी सिविल विभाग को सौंपा गया है तो वह बकाया किराया की वसूली के लिए उत्तरदायी होगा, ठीक है। ऐसा कोई भवन है जिसका रखरखाव, ठीक है, किराया रखरखाव लोक निर्माण विभाग के अलावा अन्य किसी सिविल विभाग को सौंपा गया है तो वसूली के लिए कौन उत्तरदायी होगा, ठीक है। तो इसका वसूली के लिए विभागाध्यक्ष उत्तरदायी होगा, विभागाध्यक्ष उत्तरदायी होगा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 149, निम्न में से कौन सी प्रविष्टि सेवा पुस्तिका में नहीं की जाएगी, ठीक है, सेवा पुस्तिका में नहीं की जाएगी, जन्म दिनांक, निलंबन की अवधि, स्थानांतरण की दिनांक, आकस्मिक अवकाश की अवधि, ठीक है। तो आकस्मिक अवकाश की अवधि के जो नियम पुस्तिका में सेवा पुस्तिका है उसमें नहीं की जाएगी। लास्ट क्वेश्चन है आज का और लास्ट इस पेपर का भी लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस श्रेणी के कर्मचारी हेतु सेवा पुस्तिका का संधारण आवश्यक है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, सिपाही कर्मचारी, मुख्य सिपाही, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट हो जाता है कि इनमें से कोई भी जो कर्मचारी है वो सेवा पुस्तिका का संधारण आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये पूरा पेपर आज कर लिया है। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना है, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।